medical students are planning a lay. They want to study the effect acclimatization in high altitude. Which of the following change will not be seen in high altitude during the process of the acclimatization? तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, O2 लेवल डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, O2 लेवल डिक्रीज, O2 लेवल डिक्रीज। देखिए O2 लेवल जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉडी कंपनसेट करेगा, बॉडी कंपनसेट। O2 क्या कंपनसेट करेगा, O2। जब O2 कंपनसेट करेगा बॉडी तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा और डेप्थ भी इंक्रीज होगा, डेप्थ भी इंक्रीज होगा और रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होगा। उसको क्या बोलता है, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन। तो देखिए तो यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन है, तो यहाँ पे देखिए हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, आरबीसी काउंट भी इंक्रीज होता है, आरबीसी काउंट भी इंक्रीज होता है और मायोग्लोबिन भी इंक्रीज होता है, मायोग्लोबिन भी इंक्रीज होता है और हाइपर वेंटिलेशन होता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, डी। देखिए हाई एल्टीट्यूड, चाहे हाई एल्टीट्यूड मोशन में हम 3 तो डिजीज सस्पेक्ट कर सकते हैं। एक हो गया एक्यूट मोशन सिकनेस, सेकेंड क्या हो गया, एक्यूट हेस, हेस, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा। एक क्या हो गया, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा में जब डिक्लाइन जो होता है, डिक्लाइन होने टाइम में क्या डेवलप होता है, डिस्निया, डिस्निया और कफ। और उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, कैल्शियम चैनल ब्रोकर, ड्रग ऑफ चॉइस। और एट इमीडिएट डिसेंट, एटलीस्ट कितने मीटर, एटलीस्ट 1000 मीटर, 1000 मीटर एटलीस्ट इमीडिएट डिसेंट होना पड़ता है। और देखिए एक्यूट मोशन सिकनेस क्या बोलता है, ड्यूरिंग डिसेंट के टाइम में, ड्यूरिंग डिसेंट के टाइम में 24 आवर में सेवियर हेडेक, हेडेक, अल्टरनेशन ऑफ स्लीप, अल्टरनेशन ऑफ स्लीप और नाउजिया, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया डेवलप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट मोशन सिकनेस। और एक्यूट मोशन सिकनेस का सब सिम्टम्स विथ क्या, सेंसोरी एटेक्सिया, सेंसोरी एटेक्सिया डेवलप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा। और हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डेक्सामिथासोन, डेक्सामिथासोन। द ट्रांसपोर्टर ऑफ द GLUT2 ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज एट द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 है, 2 मीन्स क्या होता है, बीटा बी को 2 लिख सकते हैं, 2 हो गया तो बीटा सेल। और बीटा सेल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पैनक्रियाज में। तो पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज में। तो देखिए पैनक्रियाज बीटा सेल में GLUT2 प्रेजेंट रहता है। और क्या क्या चीज़ में GLUT2 प्रेजेंट रहता है, याद रहता है, 2 लीफ, याद रखिए 2 लीफ। यल से क्या हो गया, लीवर, लीवर में भी प्रेजेंट रहता है। पी से क्या हो गया, पैनक्रियाज। और आई से क्या हो गया, इंटेस्टिनियल, इंटेस्टिनियल इपिथेलियम, इंटेस्टिनियल इपिथेलियम में भी प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, लीवर। वहीं पे देखिए ये क्या था, GLUT2, यहीं पे SGLT2 बोल देगा। SGLT2 मीन्स क्या होता है, 90% ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन कहाँ पे, किडनी में, किडनी में, किडनी में कहाँ पे, PCT में, PCT में। देखिए GLUT4 कहाँ पे पाया जाता है, हड्डी में, हड्डी में। हड्डी मीन्स क्या होता है, स्केलेटल, तो स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में। और DI देखिए ADI मीन्स क्या हुआ, एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में। और H मीन्स क्या हुआ, हार्ट में। तो GLUT4 कहाँ पे पाया जाता है, हार्ट हो गया, एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल्स में। और देखिए GLUT2 कहाँ पे पाया जाता है, GLUT2 मीन्स क्या होता है, WBC में पाया जाता है और ब्रेन में,
ब्रेन में पाया जाता है। और ग्लूटोन कहाँ पे पाया जाता है? BPR1। BPR1 वन मीन्स क्या हो गया? ग्लूटोन। बी मीन्स क्या हो गया? ब्रेन में पाया जाता है। पी मीन्स क्या हो गया? प्लेसेंटा में। और आर मीन्स क्या हो गया? RBC में। यहाँ पे देखिए, which of the following glucose transport is present on the basolateral membrane of the intestinal epithelium cell? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल कहाँ पे है? प्रेजेंट है टूलिप में। टूलिप में कहाँ पे होता है? टूलिप। और देखिए टू मीन्स क्या है? ग्लूट टू। और ग्लूट टू होता है। एल मीन्स लीवर, आई मीन्स इंटेस्टाइनल और पी मीन्स पैनक्रियाज। तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में कौन सा पाया जाता है? बी, ग्लूट टू। सॉरी, ग्लूट 2 में WBC और ब्रेन में ग्लूट 3 में WBC और ब्रेन में ग्लूट 3 पाया जाता है। यहाँ पे ग्लूट 2 में क्या पाया जाता है? टूलिप। तो इसलिए आंसर हुआ बी। और देखिए ग्लूट 5 कहाँ पे पाया जाता है? 5 कैसे? यस जैसा लग रहा है, तो यस मीन्स क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो एक ही हो गया। इंटेस्टाइन में देखिए TEST है, तो ये क्या है? टेस्टीज। तो देखिए ग्लूट 5 में क्या क्या में पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और टेस्टीज में। और इन द ग्राफ इंट्रावेसिकल मसल कंट्रैक्शन फेज 1 भी रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी? तो सबसे पहले ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में क्या दिया है? प्रेशर देना है। और एक्स एक्सिस में क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है। और ये क्या चीज़ का मेजर करता है? यूरिन का वॉल्यूम और प्रेशर का मेजरमेंट करता है। और उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोमेट्रोग्राम। ये ग्राफ को क्या बोलता है? सिस्टोमेट्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए 1A है। 1A क्या रिप्रेजेंट करता है? यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिलिंग स्टार्ट करता है। यूरिन फिलिंग स्टार्ट करता है। यहाँ पे देखिए ऐसे इंक्रीज हुआ है, तो मतलब स्मॉल प्रेशर इंक्रीज हुआ है। वहीं पे सेकेंड में देखिए, सेकेंड में प्लेटू फेज है। प्लेटू फेज में यहाँ पे क्या है? फ्लैट लाइन। और यहाँ पे प्रेशर मेंटेन किया है। प्रेशर बढ़ा नहीं है, तो प्रेशर मेंटेन। और ये फेज को जो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है उसको कौन सा फेज बोलते हैं? सेकेंड फेज बोलते हैं और सेकेंड सेगमेंट बोलते हैं। उसमें शार्पली प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देखिए अचानक इंक्रीज हुआ है ना यहाँ पे, तो शार्पली प्रेशर इंक्रीज। देखिए थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। और प्रेशर इंक्रीज नहीं हुआ है, फ्लैट है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। यहाँ पे 1B क्या रिप्रेजेंट किया? प्लास्टिसिटी। और 1B है जो एक लॉ को फॉलो करता है। कौन सा लॉ को फॉलो करता है? लैपलेस लॉ का फ्लो करता है। लैपलेस लॉ में क्या होता है? टेंशन इक्वल टू प्रेशर इंटू रेडियस ऑफ डिफ्यूजर मसल्स का रेडियस होता है। तो देखिए प्रेशर यहाँ पे मेंटेन किया है, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो टेंशन इंक्रीज और रेडियस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आंसर बी। और देखिए मार्केट सेंस ऑफ फुलनेस यूरिन कितना होता है? 400 ml। मार्केट सेंसेज ऑफ फुलनेस यूरिन कितना आता है? 400 ml। और फर्स्ट अर्ज ऑफ वॉइड कितना होता है? फर्स्ट अर्ज ऑफ वॉइड 150 ml। और मार्केट सेंसेस ऑफ फुलनेस कितना होता है? 400 ml। सेरोसा इज नॉट प्रेजेंट इन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो मैंने एसोफेगस वाला सर्जरी के टॉपिक में मैंने आपको बोला था किस में सेरोसा प्रेजेंट नहीं रहता है वाला में, एक सीएबमी निमोनिक्स है। सीएबमी निमोनिक्स किस में? ओसोफेगस वाला चैप्टर में।
यस ए मीन्स क्या हो गया, नो सेव मी, नो सेव मी रख दीजिए उसका नाम, नो सेव मी। नो सेव मी मीन्स क्या होता है, नो सिक्रीशन, नो सिक्रीशन। और नो सेरोसा, किस में, ओसोफेगस में। नो भिलाए, भी से भिलाए, नो भिलाए। और यमी से नो मिसेंटर प्लेक्सस, नो मिसेनर प्लेक्सस। ये सब कहाँ पे नहीं प्रेजेंट रहता है, ओसोफेगस में। तो आंसर बी। अपॉन आईवी इंजेक्शन of the irritant substance bradycardia, hypotension and apnea develop in the subject. This represent which of the following reflex? देखिए ये रिफ्लेक्स जो है ये 3 टाइप्स का होता है, समझिए। कार्डियक रिफ्लेक्स, कार्डियक रिफ्लेक्स 3 टाइप का होता है। और ये किसके बेसिस पे होता है, हार्ट रेट के बेसिस पे डिवाइड किया होता है, हार्ट रेट के बेसिस पे। तो यहाँ पे देखिए हार्ट रेट के बेसिस पे किया है, तो यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा और या डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा उसको क्या बोलते हैं, ब्रैडिकार्डिया रिफ्लेक्स। इसमें क्या क्या डेवलप होता है, ब्रैडिकार्डिया रिफ्लेक्स। और इंक्रीज में कौन सा रिफ्लेक्स डेवलप होता है, टैकीकार्डिया रिफ्लेक्स, टैकीकार्डिया रिफ्लेक्स, टैकीकार्डिया रिफ्लेक्स। और देखिए टैकीकार्डिया में कौन सा रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहता है, टैकीकार्डिया में, टैकीकार्डिया में ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। और ब्रेन, देखिए ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स में क्या, वॉल्यूम रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, वॉल्यूम रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। और वॉल्यूम रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स में वॉल्यूम ओवरलोडेड हो जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और वॉल्यूम रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग रिसेप्टर भी इंक्रीज हो जाएगा, अति मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। और तब स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या, स्ट्रेचिंग इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब स्ट्रेचिंग इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो क्या। और उसके बाद आया अब ब्रैडिकार्डिया रिफ्लेक्स में, टैकीकार्डिया रिफ्लेक्स में कौन सा हुआ, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। अब आया ब्रैडिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया में एक आता है कुशिंग रिफ्लेक्स, कुशिंग रिफ्लेक्स। और दूसरा कौन सा आता है, कुशिंग रिफ्लेक्स, दूसरा कौन सा आता है, बेजोल्ट, बेजोल्ट जैरिस्ट रिफ्लेक्स। देखिए कुशिंग रिफ्लेक्स किस में देखा रहता है, हेड इंजरी में, हेड इंजरी में, हेड इंजरी में, हेड इंजरी में देखा रहता है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा। देखिए तो देखिए कुशिंग रिफ्लेक्स में हार्ट रेट डिक्रीज, इरेगुलर रेस्पिरेशन, इरेगुलर रेस्पिरेशन और वाइड पल्स, वाइड पल्स प्रेजेंट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, कुशिंग ट्राइड, कुशिंग ट्राइड। वहीं पे देखिए अब आ गया बेजोल्ट, क्या बेजोल्ट जैरिस रिफ्लेक्स। तो बेजोल्ट जैरिस रिफ्लेक्स में क्या होता है, केमो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, केमो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे, केमो रिसेप्टर कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, कि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में हो गया। और देखिए यहाँ पे वॉल्यूम रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में प्रेजेंट। तो देखिए केमो रिसेप्टर है तो केमो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, इरिटेंट सब्सटेंस मोलिकुल, इरिटेंट सब्सटेंस मोलिकुल इंजेक्ट कारण के कारण ब्रैडिकार्डिया डेवलप हुआ था। तो इरिटेंट सब्सटेंस इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, केमो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, केमो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, केमो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। कहाँ पे लोकेटेड रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। तो ये क्या करेगा, वो मैसेज देगा कहाँ पे, मैसेज देगा न्यूक्लियस ऑफ पोलियोटेरिक ट्रैक्ट, न्यूक्लियस ऑफ पोलियोटेरिक ट्रैक्ट। और न्यूक्लियस ऑफ पोलियोटेरिक ट्रैक्ट में क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा और बीपी डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखिए तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो आंसर कौन सा हुआ, बेजोल्ट जैरिस रिफ्लेक्स।
A 5 years old boy is brought to by his mother. He is having significant difficulty walking at the age of 11 months. He beginning to walk 4 months ago. His mother realized he was having trouble rising from the floor. He claves are the bilateral hypertrophied upon inspected. He carefully get up from the floor, supporting himself with hands and on the thigh. Which of the following defect in the causes of the patient condition? देखिए आपको डायग्नोसिस तो पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, डिफिकल्टी वॉकिंग है ना, और हाइपर बायलेटरल हाइपोट्रोपाइड मसल्स है कहाँ पे, काफ में। तो ये डायग्नोसिस क्या हुआ, डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी में 2 साइन दिखाई देता है। कौन कौन सा साइन दिखाई देता है, एक हो गया गोअर साइन, और एक गेट दिखाई देता है, कौन सा, वेडलिंग गेट हुआ। और देखिए डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कंप्लीटली, उसके क्या बोलता है, डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इफ लेस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये माइल्ड वर्सन ऑफ द डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, समझ गए। तो ये हो गया। और ये क्या, कौन सा इनहेरिटेंस है, एक्स लिंकेड रिसेसिव, एक्स लिंकेड रिसेसिव। और यक्स मीन्स क्या होता है, बॉय। तो ये बॉय में कॉमन रहता है। और क्यों होता है ये, डिस्ट्रोफिन जीन म्यूटेशन के कारण, म्यूटेशन ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन जीन। और देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, PCR। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, डिस्ट्रोफिन B। द फर्स्ट हार्ट साउंड कोइंसाइड विथ द व्हिच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो यहाँ पे देखिए ये हार्ट हो गया, और हार्ट का 4 चैम्बर, और ये क्या हो गया, पल्मोनरी वाल्व, और ये एओर्टिक वाल्व, और यहाँ पे ये कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये यहाँ पे कौन सा हो गया, मिट्रल वाल्व। तो यहाँ पे देखिए T1 और M1 ओपन होगा तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, ओपनिंग स्नैप। और क्लोज जो वाल्व होगा, T1 और M1 वाल्व क्लोज होगा तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, S1 साउंड प्रोड्यूस होगा। वहीं पे देखिए ये दोनों, ये क्या हो गया, A2 P2। और देखिए T1 M1 एक्चुअली लिखते कैसे हैं, M1 T1। और देखिए A2 P2 जो ओपन होगा तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, इजेक्शन क्लिक। और क्लोज होगा तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, S2 हार्ट साउंड। और देखिए S1 हार्ट साउंड है, ये आइसोवोलूमेट्रिक कंट्रैक्शन के रिलेटेड में रहता है। और देखिए S2 हार्ट साउंड है, ये किसके इक्वल टू होता है, आइसोवोलूमेट्रिक रिलैक्सेशन corresponding to the देखिए S2 हार्ट साउंड corresponding to the isovolumetric relaxation, और S1 हार्ट साउंड corresponding to the isovolumetric contraction। तो यहाँ पे S1 हार्ट साउंड बोला है, तो S1 हार्ट साउंड किसके में होगा, आइसोवोलूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और A2 P2 के बीच में लैगिंग टाइम रहता है, एक ही बार क्लोज नहीं होता है, लैगिंग टाइम रहता है।
और ये लैगिंग टाइम पहले A2 क्लोज होता है, उसके बाद P2 क्लोज होता है। तो ये दोनों के बीच में ड्यूरेशन कितने सेकंड का होता है? 0.30 सेकंड। और M1 और T1 जो है वो सेम ही टाइम में ओपन होता है और सेम ही टाइम में क्लोज होता है। और देखिए एट्रियल, ये एट्रियल है, ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में तो S4 साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ है? ए। लार्ज V वेव जुगुलर वेनस प्रेशर इज सीन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? जुगुलर वेनस प्रेशर। और जुगुलर वेनस प्रेशर रिफ्लेक्स कौन से चैम्बर को करता है? रिफ्लेक्स ऑफ द राइट एट्रियम प्रेशर का, राइट एट्रियम प्रेशर का रिफ्लेक्स करता है। तो राइट एट्रियम ये MCQ पॉइंट है। और जुगुलर वेनस प्रेशर देखिए, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव वेव। और देखिए निगेटिव वेव में क्या होता है? एक्स और वाई, ये हो गया। तो पॉजिटिव वेव में कौन सा होता है? ACV वेव। देखिए यहाँ पे C, देखिए C मीन्स क्या हुआ? ट्राइकस स्पीड, ट्राइकस स्पीड C है यहाँ पे, ट्राइकस स्पीड बल्जिंग में, ट्राइकस स्पीड बल्जिंग में ये क्या कराएगा? ये कब होगा? ट्राइकस स्पीड बल्जिंग कब होगा? राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो, राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो। उसके बाद ये हुआ, ये से सबसे पहले क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? शुरू में कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद ट्राइकस वाल्व क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बल्जिंग हुआ। उसके बाद क्या हुआ? भी मीन्स क्या होता है? वेनस फिलिंग। वेनस फिलिंग कौन सा फिलिंग करवाएगा? फिर सब हर जगह पे राइट एट्रियम का काम है। देखिए राइट एट्रियम वेनस फिलिंग करेगा, फिर से वेनस फिलिंग होगा। अब आया निगेटिव वेव में। तो देखिए निगेटिव वेव का काम ही है निगेटिव काम करना। यहाँ पे एक्स नाम ही डिसेंट हो गया और वाई डिसेंट। तो निगेटिव वेव का काम ही है निगेटिव काम करना। तो ये एक्स क्या करेगा? रिलैक्सेशन कराएगा, रिलैक्सेशन कराएगा। कौन? किसका? एट्रियल का। तो एट्रियल रिलैक्सेशन एक्स डिसेंट करवाएगा। उसके बाद देखिए वाई डिसेंट है, क्या करेगा? ये खाली करवाएगा, इम्पीटी कराएगा। किसको? राइट एट्रियम को। फिर भरने के लिए चाहिए ना तो इम्पीटी करेगा। तो वाई डिसेंट हो गया। तो देखिए कितने वेव हो गए? ये हो गया क्या? ए वेव, ये क्या हो गया? C वेव, ये V वेव, X वेव और Y वेव। देखिए V वेव प्रोमिनेंट और लार्ज वेव किस में दिखाई देता है? ट्राइकस्पिड डिग्रुकेशन में। ए वेव प्रोमिनेंट किस में दिखाई देता है? पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में। और देखिए Y वेव डिसेंट किस में दिखाई देता है? किसमें? कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और कार्डियक टेम्पोडियम में दिखाई देता है, कार्डियक टेम्पोडियम में दिखाई देता है। ये देखिए वो हो गया एब्सेंट वाई वेव। वहीं पे क्या होगा? ब्लंटिंग, वाई वेव ब्लंटिंग हो जाएगा। तो ये किस में दिखाई देगा? ब्लंटिंग वाई वेव किस में दिखाई देगा? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? ए, ट्राइकस्पिड डिग्रुकेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक फैक्टर। यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सा है? सजल देखिए एक्सटेंसिक फैक्टर है और इंट्रिंसिक, ये कौन सा हो गया? इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये हो गया एक्सटेंसिक फैक्टर। तो देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर का हम कैसे याद रखेंगे? 10, TENE। T मीन्स क्या हो गया? 12, E मीन्स क्या हो गया? 8, N मीन्स क्या हो गया? 9 और E मीन्स क्या हो गया? 11। फिर E मीन्स 11, तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 8। और देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर में कितना होता है? 3 और 7, ये दोनों रहता है। तो बाकी अब कॉमन पाथवे सब कौन सा हो गया? कॉमन पाथवे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है ये कहाँ पे एक्ट करता है? 10 फैक्टर में, मतलब 10 फैक्टर में, 10 फैक्टर में एक्ट करता है। अब ये कॉमन पाथवे सब है, सब ये 10 फैक्टर में एक्ट करता है। और 10 फैक्टर एक्टिवेट होगा और 5 फैक्टर के साथ कॉम्बिनाइन करेगा तो ये किस पे एक्ट करेगा? सेकेंड फैक्टर पे, सेकेंड फैक्टर में। और सेकेंड फैक्टर फिर एक्टिवेट होगा फर्स्ट फैक्टर में, समझ गए? तो यहाँ पे देखिए कॉमन पाथवे में कौन कौन सा फैक्टर आया? 1 आया, 2 आया,
5 आया और 10, ये कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सटेंसिव फैक्टर में कौन सा आप पड़ा, 7। और देखिए इंटेंसिव फैक्टर में क्या चेक करता है, अल्फा PTT। और एक्सटेंसिव फैक्टर में क्या याद चेक करता है, पेट, याद रखिए। ई मीन्स क्या हुआ, एक्सटेंसिव फैक्टर, और पीटी मीन्स प्रोथॉर्बिन टाइम। किस में चेक करता है, एक्सटेंसिव पाथवे में। और देखिए फैक्टर 8, 9 और 11, और A, B और C। हेमोफीलिया ए किसके डिफिशियंसी के कारण होता है, फैक्टर 8। हेमोफीलिया बी किसके डिफिशियंसी के कारण होता है, फैक्टर 9। और हेमोफीलिया सी किसके डिफिशियंसी के कारण होता है, फैक्टर सी, अरे फैक्टर 11, है ना। और देखिए 8, 9, 11 किस में पता है, इंट्रिंसिक फैक्टर में। तो इसमें क्या चीज़ डी अरेंज होगा, अल्फा पीटीटी डी अरेंज होगा। तो प्रोथॉर्बिन टाइम इसमें क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि प्रोथॉर्बिन टाइम किस में नॉर्मल होगा, एक्सटेंसिव फैक्टर में। तो यहाँ पे आंसर बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द केराटिन क्लियरेंस। तो यहाँ पे देखिए केराटिन क्या करता है, किडनी फंक्शन का काम करता है। केराटिन क्या करता है, किडनी फंक्शन का काम करता है। मेजर किडनी फंक्शन। और देखिए मेजर ये किडनी फंक्शन करता है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट कॉमनली टेस्ट में कौन सा यूज होता है, केराटिन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सा होता है, केराटिन चेक करने में। लेकिन इनुलिन जो है ये क्या है, बेस्ट सब्सटेंस है। तो बेस्ट GFR मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, इनुलिन, समझिए। और मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज होता है, केराटिनिन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, केराटिन ये होल किडनी का देखता है, और ये ट्यूबुलर फंक्शन का मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का ही सिर्फ देखता है। इसलिए क्या बोलता है, इनुलिन जो है से लोअर होता है केराटिन क्लियरेंस से। तो केराटिन क्लियरेंस इज द ग्रेटर देन इनुलिन, आंसर बी होगा उसका। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डेथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो देखिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटीज बोल रहा है। तो डायबिटीज में ब्लड शुगर, तो ब्लड शुगर डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में कितना होगा, 350 से ज़्यादा। उसके बाद कीटोन बोल रहा है, कीटोन मीन्स होता है 3 कीटोन प्रेजेंट रहता है। कौन कौन सा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, एसीटोन और एसीटेट। तो देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, देखिए एलिवेट होगा यही है। और मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ क्या है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, सेरेब्रल एडिमा। और देखिए यहीं पे हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट नॉर्मल किस किस चीज़ में रहता है, देखिए लैक्टिक एसिडोसिस में और हाइपर ऑस्मोलर कोमा में। और एलिवेटेड किस में रहता है, तो अभी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, ये हो गया। और देखिए हाइपर ऑस्मोलर कोमा में ब्लड शुगर कितना होगा, मोर देन 600। और लैक्टिक एसिडोसिस में ब्लड शुगर कितना रहेगा, मोर देन 500%। तो यहाँ पे ये हो गया। और देखिए हाइपर ऑस्मोलर कोमा और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, नॉर्मल सलाइन। और देखिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोला है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो कौन सा एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यहाँ पे एसिडोसिस बोल रहा है, तो एसिडोसिस में क्या होगा, pH डिक्रीज होगा। और मेटाबॉलिक है, तो मेटाबॉलिक में क्या होगा, HCO3 भी डिक्रीज होगा और PCO2 भी डिक्रीज होगा। रोम वाला रूल, ROMS, रोम्स रूल है ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस वाला, उसमें। तो उसमें देखिए डायबिटीज़ में 350 शुगर बढ़ जाएगा। कीटोन में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट एक्यूरेट मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। एसिडोसिस में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब यहीं पे देखिए क्या बोलता है, हाइपर ऑस्मोलर कोमा में pH क्या होता है, नॉर्मल होता है, pH नॉर्मल होता है।
तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, डी।